तो गाइस, आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 172 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज देखी थी। हमने देखा था टॉम की फाइट जब क्लोजर नाम के बंदे के साथ चल रही होती है और टॉम मुक्का मार के उस बंदे का मास्क तोड़ देता है और मास्क के टूटते ही जैसे उस बंदे का चेहरा सबके सामने आता है और मैनेजर किम भी उस बंदे का चेहरा देखते हैं तो मैनेजर किम की हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उनके सामने उनका पुराना दोस्त खड़ा होता है और वो बंदा कोई और नहीं, द वन एंड ओनली कोड नंबर 66 होता है। और कोड नंबर 66 इतना खतरनाक बंदा है कि मैनेजर किम भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस समय का सीन जब प्योंगयॉन चो दुनिया को छोड़ के निकल लिया था। मिंजी और मैनेजर किम प्योंगयॉन चो की तस्वीर के आगे खड़े होते हैं और मिंजी मैनेजर किम को कहती है, डैड आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी काफी मदद करी है ना? सही कहा बेटा, मैं यहाँ पे इसलिए ही खड़ा हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरी मदद करी है और मैं अपनी बाकी की जिंदगी उन सब का एहसान चुकाने में बिता दूंगा। जो दो लोगों के बीच में कनेक्शंस बनते हैं, लोग इसे किस्मत कहते हैं और ये किस्मत उन लम्हों से भरी होती है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और उन लम्हों का जो सारा का सारा कलेक्शन होता है उसी को हम किस्मत कहते हैं। लेकिन हमारी किस्मत बार बार बदलती रहती है और अलग अलग लोगों के साथ मिलती रहती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हमारी किस्मत हमारी मंजिल ना बन जाए। मैं आज तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। इस चीज के लिए मैं स्पेशली एक बंदे को बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से मिला, उसके बाद तुम हमारी जिंदगी में आई। मैंने अपनी जिंदगी में दोस्त बनाए, मेरे काफी सारे सपोर्टर्स बने। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी ये खुशियाँ आई है ये सिर्फ उस एक इंसान की वजह से है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वही मेरा पहला दोस्त हर चीज की शुरुआत है मेरी जिंदगी की, इसलिए मुझे हमेशा उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसी भी बन जाती है जिससे चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो भाग नहीं सकते, क्योंकि किस्मत तुम्हारी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती है। शायद इसीलिए वो एक मंजिल बन जाती है। इंसान अपने भाग्य को टाल नहीं सकता, जो होना है वो होके रहेगा। और इन सारी यादों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम के सामने खड़ा होता है कोड 66। हालांकि मैनेजर किम ने कोड 66 को आखिरी बार जवानी के दिनों में देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजर किम अभी अपने दोस्त को ना पहचाने। और उसी कोड 66 की फाइट अभी टॉम के साथ चल रही होती है। कोड 66 ने टॉम को काफी अच्छी खासी टक्कर दी होती है। टॉम और 66 लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे होते हैं और टॉम पूरी सीरियसनेस के साथ अपने पंजे मार रहा होता है 66 के ऊपर उसको फाड़ने के लिए। हालांकि 66 वो पंजे अपने ऊपर लगने नहीं दे रहा होता है और टॉम कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैं एक पागल हरामखोर से मिल ही गया। बट 66 अपने फुटवर्क के साथ घुमा के एक लात मारता है टॉम की छाती में, जो कि टॉम के काफी जबरदस्त पड़ी होती है और इस लात से वो पीछे की तरफ स्लाइड करता हुआ भी गया होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस हैवान के चेहरे से स्माइल जाती नहीं है। पीछे धकेले जाने के बाद टॉम वापस से 66 की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, जरा इस हरामजादे को देखो तो। ठीक है फिर आजा देखते हैं तेरे नुन्नू में कितना दम है। टॉम ने दोबारा से अपने पंजे खोल दिए होते हैं 66 को काटने के लिए और मैनेजर किम ये सब कुछ देख के हक्के बक्के खड़े होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, मुझे अपनी ही आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमला अभी अभी इस इंसान ने करा वो लात वो 66 की ही है। टॉम ने भी अपना जंगलीपना स्टार्ट कर दिया होता है और 66 के ऊपर लगातार अपने पंजे मारे जा रहा होता है और कहता है, हा 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 हा, जरा इस हरामखोर को देखो तो। हरामखोर, मैं आज तेरा नुन्नू काट डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 66 ने टॉम के इन पंजों को भी ब्लॉक कर लिया होता है। पर इसके बाद टॉम अपने दोनों हाथों से एक खतरनाक सा हमला करता है 66 के ऊपर और टॉम के फेस रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि टॉम ने इसमें अपनी काफी ज्यादा जान लगाई है। पर जैसे ये हमला 66 के ऊपर पड़ता है तो टॉम ये देख के हैरान हो जाता है कि 66 के ऊपर ये हमला पड़ने से पहले ही मैनेजर किम 66 के आगे आ चुके हैं और उन्होंने टॉम के इस हमले को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया है। जो कुछ यहाँ पे हो रहा होता है टॉम को समझ नहीं आता, इसलिए टॉम मैनेजर किम को कहता है, क्या मैनेजर किम आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैनेजर किम को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो टॉम का क्या जवाब दें, क्योंकि मैनेजर किम अपनी मर्जी से टॉम के बीच में नहीं आए होते। उनकी बॉडी अपने आप मूव हो गई होती है अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि मैनेजर किम इसी तरीके के इंसान है, जब बात अपनों की आती है तो उनकी बॉडी खुद ही मूव कर जाती है उन्हें बचाने के लिए। मैनेजर किम को पता होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका उनके पास कोई रीजन भी नहीं है टॉम को बताने के लिए, इसलिए वो अभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और टॉम मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम मैंने
मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे जवाब दो। इससे पहले कि मैनेजर किम टॉम को कुछ जवाब दे पाते, 66 मैनेजर किम के कंधे में हाथ रख के एक जंप करता है और टॉम के मुंह पे घुमा के एक लात मार के टॉम को पीछे की तरफ कर देता है। जिस तरीके से 66 ने टॉम को मारा होता है, मैनेजर किम ने ये फाइट करने का तरीका अच्छी तरीके से पहचान लिया होता है। उन्हें कंफर्म हो चुका होता है कि ये बंदा 66 ही है। बट इतने में ही 66 मैनेजर किम का ही कॉलर पकड़ के मैनेजर किम को ही जमीन में पटक देता है। इसके बाद मैनेजर किम को भी एक लात मार के उनको भी हवा में दूर उड़ा देता है। लेकिन टॉम अब तक अपनी जगह पे वापस उठ चुका होता है और वापस से 66 के पास जाते हुए मैनेजर किम को कहता है, नहीं सीखे, हमारे मैनेजर किम अपनी जिंदगी में अभी कुछ नहीं सीखे और ना ही मैनेजर किम मैच्योर हुए हैं। मैनेजर किम, तुम्हें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क नजर नहीं आता क्या? तुम देखना, इस मिशन के पूरा होने के बाद मैं तुम्हें इतना घटिया मिशन दूंगा। मैनेजर किम टॉम की बात काटते हुए कहते हैं, डायरेक्टर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस इंसान के साथ मुझे फाइट करने दो। क्या तुम्हारी जगह मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं कर सकते। इस हरामजादे ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए मैं खुद इसे अपने हाथों से फाड़ूंगा, तभी जाके मेरा सम्मान वापस आएगा। मैनेजर किम को पहले से ही पता था कि टॉम मैनेजर किम की बात नहीं मानेगा और टॉम भी जो मैनेजर किम के फेस रिएक्शन देख रहा होता है, उससे टॉम को समझ आ रहा होता है कि यहाँ पे मैनेजर किम कुछ तो सोच रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अगर मैनेजर किम टॉम के सामने कोई अच्छा सा ऑफर रखते हैं तो टॉम अपना मन बदल सकता है और मैनेजर किम को इस बंदे से फाइट करने दे सकता है। लेकिन वो ऑफर मैनेजर किम का काफी अच्छा होना चाहिए। टॉम भागता हुआ 66 की तरफ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और मैनेजर किम को कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैनेजर किम कहते हैं, इस मिशन में जो मुझे मेरा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा मैं वो नहीं लूंगा। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। क्या तुम्हारे पास देने के लिए बस इतना ही है? इसी के साथ टॉम ने 66 के ऊपर एक मुक्का भी मारा होता है, लेकिन 66 उससे बच चुका होता है और टॉम और 66 ने दोनों ने ही बराबर तरीके से एक दूसरे के बजा दिए होते हैं। 66 और टॉम की फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कौन किस पे दबाव बना रहा है और ये फाइट के साथ साथ ही टॉम और मैनेजर किम की बातें भी चल रही होती है। फ्यूचर में मुझे जितने भी मिशन करने होंगे उनमें भी मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा मैं वो भी नहीं लूंगा। नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी से कभी रिजाइन नहीं करूंगा। अच्छा, और अगर तूने रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? क्या ऐसे में तू खुद की जान ले लेगा? अगर आप यही चाहोगे तो मैं ऐसा भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतना काफी नहीं है। क्या तुम्हारे पास और कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम ये डील डन कर सके? मैनेजर किम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, अभी इसी पल से मैं हर मिशन करने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर, तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं करूंगा बिना सवाल करे, भले ही वो काम गलत भी हो, मैं फिर भी उसे करूंगा। इसलिए प्लीज उसे मारना मत, प्लीज डायरेक्टर, उसकी जान मत लेना। ये ऑफर तो काफी ज्यादा कमाल का है, लगता है मैं फिसलने वाला हूँ। इतने में ही एलिसा द स्नाइपर दूर से एक गोली चलाती है जो कि 66 के बगल में आके लगती है। मतलब 66 के नहीं लगती वो, और एलिसा ने ऐसा जानबूझ के करा होता है। एलिसा चाहती तो 66 को गोली मार सकती थी। ये गोली चलाने के बाद एलिसा कहती है, तुम लोगों की बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या मैं इसे जान से मार दूं? लेकिन जिनचॉल एलिसा को कहता है, नहीं, अभी नहीं, उसे अभी जान से मत मारना। वो लंबे बाल वाला बंदा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। हालांकि यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जिनचॉल ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिनचॉल को अंदाजा हो गया है कि मैनेजर किम का उसके साथ कोई रिलेशन है। तो खैर एलिसा इसके बाद एक आधी गोली और चलाती है 66 के ऊपर, और वो गोलियां सिर्फ 66 को जख्मी करने के लिए होती है, जान से मारने के लिए नहीं। बट 66 उन गोलियों से जख्मी भी नहीं होता क्योंकि वो सारी की सारी गोलियां डॉज कर लेता है। 66 को अंदाजा हो चुका होता है कि वो एक तरीके से घिर चुका है, इसलिए वो गोली की रफ्तार में जिगजैग करके यहाँ से निकल लेता है। और इसी के साथ टॉम ने मैनेजर किम की डील को एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसलिए टॉम मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम क्या कर रहे हो? जाके उसको पकड़ो, हमारी डील आपस में डन हो चुकी है। इसी के साथ मैनेजर किम भी यहाँ से निकल लेते हैं 66 को पकड़ने के लिए। मैनेजर किम के यहाँ से जाते ही टॉम अपने नकली हाथ की तरफ देखता है जो आधा कट चुका होता है, और एक स्माइल के साथ टॉम कहता है, जरा देखो तो, अगर बात यहाँ पे मैनेजर किम की नहीं होती तो चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत भरी होने वाली थी। आखिर वो बंदा था कौन जिसके लिए मैनेजर किम इतनी बचकानी हरकत कर रहे हैं? आखिर मैनेजर किम इस हद तक मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार क्यों हो गए? आखिर वो बंदा मैनेजर किम का लगता क्या है? वही मैनेजर किम अभी 66 के पीछे भाग रहे होते हैं और उसे आवाज मार के रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि 66 रुकता नहीं और मैनेजर किम भागते भागते अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर क्यों
66, आखिर तुम उन लोगों के साथ क्यों हो? अब अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो जिस गंजे के साथ मेरी फाइट हुई थी, पूरी फाइट के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसकी जगह पे नहीं है। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ खो चुका है, अपनी पहचान भी, अपना दिमाग भी, और सिर्फ एक मशीन बन के रह गया है जिसे फाइट करने के लिए बनाया गया है। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसका ना ही कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 66 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, उसके दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। अभी 66 भागते भागते ऐसी जगह पे आ चुका होता है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे 66 रुक चुका होता है और मैनेजर किम भी उसके पीछे आ चुके होते हैं और हाँफते हुए कहते हैं, रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे बस बात करनी है। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए चीजें अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही होंगी। देखो, मैं समझ सकता हूँ शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था हम दोनों जब भाइयों की तरह रहा करते थे। हम दोनों सेम बटालियन में थे और हमने काफी सारे साथ में मिशन करे हैं। और जो हम दोनों का साथ में लास्ट मिशन था, उस वाले मिशन में जब हम साथ में थे तो उस वक्त अचानक से ही, इतने में ही 66 एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने कहा कि तुम मुझे याद नहीं होंगे। लगता है कंफ्यूजन में मैं नहीं तुम हो। काफी समय बाद मिलना हो रहा है 73, कैसे हो तुम? तुमसे मिलके काफी अच्छा लग रहा है। और इस मोमेंट में मैनेजर किम को ऐसा लगता है जैसे उनका दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 66 को सब कुछ याद होगा और याद होने के बावजूद वो ये सब कुछ कर रहा है। 66 के चेहरे में अभी स्माइल होती है और 73 का फेस शॉक्ड होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। मतलब सच में गाइस, मजा आ रहा है ये वाली मानवा को देखने में, और आगे के चैप्टर्स में तो और भी मजा आने वाला है। और जितने भी लोग शुरुआत से इस मानवा को देख रहे हैं उन सबको पता है कि ये मानवा किस लेवल की है। हालांकि कुछ लोगों ने इस मानवा को ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करी और समझने की भी कोशिश नहीं करी, उस वजह से वो काफी कुछ बहुत ही मतलब मजेदार खो रहे हैं। तो खैर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।